नमस्कार दोस्तों। इस बार G20 की 19वीं मीटिंग ब्राजील के अंदर हो रही है। चर्चा इस बात की हो रही है कि क्या जो ब्राजील के अंदर G20 की समिट हो रही है क्या सक्सेसफुल हो पाएगा। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, कितना अहम है G20 और भारत के लिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है। आज इस वीडियो में समझेंगे पूरा डिटेल से। इससे पहले जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री जैसे ही ब्राजील पहुंचते हैं तो ब्राजील के जो वहां के राष्ट्रपति हैं वो उनका वेलकम करते हैं। अब वहीं पर भारत के प्रधानमंत्री की मुलाकात होती है जो बाइडेन, यानी कि वर्तमान में जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। इसके बाद भारत के प्रधानमंत्री के द्वारा यह कहा जाता है कि जब भी अमेरिका के राष्ट्रपति से हमारी मुलाकात होती है तो बहुत ही ज़्यादा सुखद अनुभव होता है। तो ये था ब्राज़ील शहर। ब्राज़ील साउथ अमेरिका का एक देश है, जैसा कि मैप में देख सकते हैं। इसकी जो राजधानी कैपिटल है ब्राज़ीलिया है। और इसके बाद जिस शहर में हो रहा है उसका नाम है रियो डी जेनेरियोस, मतलब कि इस शहर में ब्राज़ील का एक फेमस शहर है। यहीं पर G20 समिट हो रहा है। फिर इस बार जो प्रेसिडेंस है, मतलब अध्यक्षता है, किसके पास है? ब्राजील के पास है। और जो इस बार हो रही है ये 19वीं G20 की समिट है। तो ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि जो ब्राजील के अंदर G20 का समिट है ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए चलते हैं 2 साल पीछे। 2 साल पीछे यानी 2022 में। 2022 में इंडोनेशिया में हो रहा था। इंडोनेशिया में हो रहा था। तो इंडोनेशिया में हो रहा था, इंडोनेशिया के शहर जो बाली शहर है वहां पर हो रहा था G20 समिट। तो हुआ क्या था उसमें, इसी दिन इसकी मेजबानी कर रहा था G20 का, ये आखिरी ही दिन चल रहा था G20 का। साझा घोषणा पत्र जारी होना था, लेकिन उसी समय यूक्रेन जंग को लेकर अमेरिका के रूस के बीच, अमेरिका यानी यूएसए और उसके बाद जो रसिया है इसके बीच तानातानी बढ़ गई। तानातानी इस कदर बढ़ गई कि फिर दोनों देश मीटिंग संपन्न करने से पहले ही यहाँ से जाना शुरू कर दिए। और फिर उसके बाद जो साझा घोषणा पत्र है वो जारी नहीं हो पाया। 15 दौर की बातचीत के बाद भी जो घोषणा पत्र है वो जारी करने पर सहमति नहीं बन पाई। समिट का घोषणा पत्र जारी करने से पहले ही रूस के जो विदेश मंत्री थे सरगेई लावरोव ये चले गए। इसके बाद पश्चिमी देशों ने अपने मुताबिक बाली घोषणा पत्र जारी किया था। मतलब पहली बार सभी राष्ट्र प्रमुखों को एक साथ फोटो भी नहीं खिंचवाने का नसीब हुआ था। पिछले साल भारत के सामने भी यही चुनौती थी, लेकिन भारत ने घोषणा पत्र सभी देशों की 100% सहमति बना लिया। भारत 100% सहमति बना लिया और सहमति बनाने के बाद भारत ने अपना घोषणा पत्र जारी कर लिया। तो भारत इसके लिए क्या करना पड़ा कि भारत ऐसा क्या किया कि जो 100% सहमति बन चुकी थी, क्योंकि भारत ने सबसे पहले जो रूस और यूक्रेन के बीच में जंग चल रही थी, भारत ने इसका जिक्र ही नहीं किया। भारत ने परहेज किया इस मुद्दे को उस पर बात करने के लिए। अब फिर उसके बाद अब भारत के 300 राजनयिकों की टीम लगातार 200 घंटे तक हर राष्ट्र प्रमुखों से बातचीत की। बातचीत करने के बाद एक डिसीजन लाया गया, एक डिसीजन निकला कि भारत के अंदर जो दिल्ली डिक्लेरेशन है, नई दिल्ली में हुआ था और नई दिल्ली के साथ साथ भारत के अन्य जगहों पर भी ये G20 समिट का ऑर्गेनाइजेशन किया गया था। फिर उसके बाद अब भारत ने सहमति बनाने के बाद नई दिल्ली घोषणा पत्र जारी करता है। जारी करने के बाद सब देशों को मना लेता है, यानी जितने भी कट्टर देश हैं सबको समझाने में अपना भारत राजी हो जाता है। फिर उसके साथ भारत जो साझा घोषणा पत्र है उसे जारी कर देता है। अब आइए समझते हैं कि आखिर G20 का संगठन है क्या, इसका इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है क्या। इसे सफल बनाने के लिए भारत और अमेरिका और रसिया जैसे जो कट्टर दुश्मन है इसको एक साथ कैसे लाया। इससे पहले नज़र डालते हैं G20 के देशों पर। इसकी स्थापना कब हुई थी G20 की? तो G20 की जो स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 को। इसके फाउंडर कंट्री कौन सी है? फाउंडर देश हैं G7। G7 देश कौन से हैं? G7 दुनिया के सबसे ज़्यादा विकसित देशों का समूह है। इसमें 7 देश आते हैं, जिसमें अमेरिका है, इटली है, जापान है, फ्रांस है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, कनाडा। ये दुनिया के सबसे ज़्यादा डेवलपिंग कंट्री, मतलब कि डेवलप्ड कंट्री है, विकसित देश है। ये देशों ने मिलकर G20 देशों की स्थापना की। मकसद क्या था? दुनिया की अर्थव्यवस्था को ठीक से चलाने के लिए, सदस्य देशों में एक राय कामन करने के लिए। दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है इसमें जो G20 के देश है इनके, यानी कि जो G7 का देश है 80% जो इकोनॉमी है इन्हीं देशों के पास थी। यही रिस्पॉन्सिबल थे 80% इकोनॉमी के लिए। फिर धीरे धीरे इसमें अन्य सदस्य जुड़ते गए, क्योंकि अमेरिका, इटली, जापान, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, कनाडा के बाद अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन, भारत, इंडोनेशिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरेबिया, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, साउथ कोरिया,
यूरोपीय यूनियन और अफ्रीकी यूनियंस यानी 2 यूनियन को भी इस समूह में जोड़ लिया गया है, G20 के समूह में। अब बात आती है, सबसे पहले जानते हैं कि जो G20 है इसे बनाने की नौबत ही क्यों आई। इसके लिए चलते हैं 2008 में। 2008 में हुआ क्या था, पूरी दुनिया रिसेशन के दौर से गुजर रही थी, यानी कि पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी चल रही थी। इसका संकट पूरी दुनिया को याद भी है। इससे ठीक 11 साल पहले 1997 में यानी 1997 में भी एक बार फिर से आर्थिक संकट आया था एशिया के अंदर। 1997 में एशिया के अंदर संकट आया था, जिसे एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस का नाम दिया गया। यह संकट थाईलैंड से शुरू हुआ और एशिया के दूसरे देशों तक भी फैल गया। मंदी की वजह से आसियान देशों पर उनकी जीडीपी की तुलना में लगभग 167 यानी 167% से ज्यादा कर्ज आ गए थे। क्राइसिस की शुरुआती 6 महीनों में ही इंडोनेशिया की जो करेंसी है 80% और थाईलैंड की करेंसी की जो कीमत है 50%, 80% और 50% जो इन लोगों की करेंसी है वो डॉलर की तुलना में डाउनफॉल हो गई, यानी कि नीचे गिर गई थी। इसका असर विकसित देशों पर न पड़े, इसके लिए जो G7 के देश है, यहाँ पर जिसका मैं जिक्र किया G7 के देश, एक बैठक की और एक ऐसा मंच तैयार करने का फैसला किया जहां वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़े मुद्दे को डिस्कस किया जा सकता है। तब G20 की शुरुआत हुई। उन देशों की पहचान की गई जिनकी अर्थव्यवस्था या तो तेजी से ग्रो कर रही थी या जिनमें कैपेबिलिटी है कि उनकी अर्थव्यवस्था तेजी से अपनी अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे ले जा सकते हैं। ऐसे देशों को एक मंच पर लाने की कोशिश की गई। 2007 तक केवल सदस्य देशों की जो वित्त मंत्री है वहीं इसमें मिलते थे। फिर उसके बाद जब 2008 का आर्थिक संकट पूरी दुनिया के सामने आया तो जो हर राष्ट्र के राष्ट्र प्रमुख थे, राष्ट्राध्यक्ष थे, वो अब मीटिंग करना शुरू कर दिए कि अब देशों के ऊपर जो संकट है इसे कैसे दूर किया जा सके। तब से हर साल सभी देशों के जो नेता हैं एक मंच पर आकर जो अहम मुद्दे हैं डिस्कस करना शुरू करते हैं। शुरुआत में अमेरिका ने इस बात का विरोध किया था, हालांकि समय का नजाकत को देखते हुए बाद में उन्होंने इस शिखर सम्मेलन के लिए तैयार हुआ। G20 देशों का जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था, अमेरिका में हुआ था। G20 देशों का जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ था वो अमेरिका में हुआ था। अमेरिका की जो राजधानी है वाशिंगटन DC, वहां पर हुआ था। सारे देश के जो लीडर्स हैं वहां पर इकट्ठा हुए थे। अब G20 के कुल 18 बैठक हो चुकी है, 18 बैठक हो चुकी थी। जो 18वीं बैठक हुई थी वो इंडिया के अंदर हुई थी, यानी भारत के अंदर 18वीं बैठक हुई थी। अभी जो 2024 में 18 से 19 नवंबर के बीच जो हो रही है G20 की मीटिंग, वो 19वीं समिट है, 19वीं मीटिंग है। ये कहाँ हो रही है, ब्राजील के अंदर हो रही है। 18 तो ऑलरेडी बैठकें हो चुकी है, 19 की बैठक चल रही है। G20 में जो मेंबर देश हैं, इसके अलावा हर साल अध्यक्ष देश होता है उसके पास ये मतलब कि ये अधिकार होता है कि वो कुछ और देश और संगठन को एक मेहमान के तौर पर बुला सके। अब समझते हैं कि जो G20 है इसका काम क्या है। शुरुआत में जो G20 है इसका फोकस क्या था, इकोनॉमीज। इसका फोकस था इकोनॉमीज, यानी कि अर्थव्यवस्था को किस तरीके से बूस्ट किया जाए। लेकिन समय के साथ इसका दायरा बढ़ता चला गया। अब G20 की मीटिंग में स्वास्थ्य, कृषि, ऊर्जा, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन और भ्रष्टाचार को रोकने जैसे मुद्दे पर चर्चा होना शुरू कर दी है, यानी कि इसकी दायरा बढ़ना शुरू कर दिया। अब समझते हैं कि जो G20 है इसकी जो अध्यक्षता है हर साल सदस्य देशों के पास कैसे पहुंचती है, कैसे घूम फिर के देशों के पास आती है। इसका आयोजन कहाँ होता है, इसका फैसला ट्रोइका के द्वारा किया जाता है। ये ट्रोइका है कौन, ट्रोइका के बारे में समझते हैं। जैसे कि हो गया कि जो पूर्व अध्यक्ष रह चुका है G20 का, जो पूर्व अध्यक्ष रह चुका है और जो वर्तमान अध्यक्ष है, फिर उसके बाद जो भविष्य में यानी कि जो अगला अध्यक्ष होगा, ये तीनों को मिलाकर बोला जाता है ट्रोइका। तीनों को मिलाकर बोला जाता है ट्रोइका। यानी 2022 में इसकी अध्यक्षता किसने किया था, इंडोनेशिया ने किया था। अब फिर उसके बाद वर्तमान 2023 की अगर बात करें तो 2023 में किसने किया था, 2023 में किया था इंडिया 2023 में किया था। फिर उसके बाद भविष्य में किसको सौंपनी थी, ब्राजील के पास, यानी कि 2024 का जो अध्यक्षता था वो किसे सौंपनी थी, ब्राजील को। तो ब्राजील, ये तीनों देश मिलकर बना दिए थे ट्रोइका। इन तीनों देशों को मिलाकर बोला जाता है ट्रोइका। ये 3 देश तय करते हैं कि जो अगला बैठक होगी कहाँ होगी, किसे दिया जाएगा। ये ट्रोइका है, डिसाइड करते हैं। इस बार भारत, ब्राजील, इंडोनेशिया एक ट्रोइका थे 2023 में। आने वाला ट्रोइका कौन बन जाएगा, यहाँ से इंडोनेशिया हट जाएगा। ये रहेगा, भारत रहेगा, इंडिया रहेगा, ब्राजील रहेगा
और 2025 में जो होगी वो कहाँ होगी, वो होगी साउथ अफ्रीका में। जब साउथ अफ्रीका में होगी 2025 में G20 की समिट, तो ये 3 देश मिलकर बनाएंगे ट्रोइका और शहर डिसाइड कर लेंगे और उसमें क्या डिस्कस करना है ये डिसाइड वहां पर हो जाएगा। तो दक्षिण अफ्रीका में इसके आयोजन के 7 देश में जो G20 का अध्यक्षता है मिल चुकी होगी। इसके बाद 2026 से फिर से अमेरिका के अंदर जो G20 की समिट है वो होना शुरू हो जाएगा। फिर अमेरिका को जैसे ही मिल जाएगा G20 का समिट, फिर अमेरिका एक ऐसा देश होगा जो 2 बार G20 की मेजबानी कर चुका होगा, क्योंकि 2008 में अमेरिका के द्वारा G20 की मेजबानी की गई थी। फिर 2009 में भी G20 की जो समिट है उसकी मेजबानी अमेरिका के द्वारा ही किया गया था। शुरुआती दौर में एक साल में 2 बार G20 का आयोजन हुआ था। हालांकि 2011 से इसका आयोजन साल में 1 बार अब होना शुरू कर दिया है। फिर उसके बाद अब आते हैं G20 समिट में भारत ने क्या किया है, अब भारत किस तरीके से मैनेज किया है। तो 9 से 10 सितंबर के बीच 2023 में भारत में जो नई दिल्ली है वहां पर G20 का 18वां जो समिट है वो ऑर्गेनाइज किया गया था। इसके अध्यक्ष थे भारत के प्रधानमंत्री PM मोदी। थीम क्या रखी गई थी, वसुधैव कुटुंबकम, यानी भारत की जो हुआ था वहां पर जो थीम रखी गई थी वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरा विश्व हमारा परिवार ही है, हमारा घर ही है। भारत में G20 में क्या खास रहा, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जो 60 जगह है, 60 जगहों पर G20 की लगभग 200 मीटिंग हुई। 60 जगहों पर, जगह 60 थी और 200 मीटिंगें हुई। इसमें 1 लाख से ज्यादा मेहमान शामिल हुए थे। टियर 2 शहरों में भी G20 की बैठक हुई। दुनिया को नजदीक से भारत की जो विविधता है, संस्कृति है, उसको देखने का मौका मिला था। 54 देशों के जो अफ्रीकी यूनियन है वो G20 में शामिल हुए थे भारत के अध्यक्षता में ही। घोषणा पत्र पर सभी देशों में सहमति बनी। भारत सभी देशों के बीच संतुलन साधने में सफल हुआ था, इसलिए 2023 का जो था वो सक्सेसफुल हो गया था। यूक्रेन युद्ध का जिक्र नहीं किया गया था। इसमें अपील की गई थी कि हर देश अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करेंगे और दूसरे देश की जो क्षेत्रीय अखंडता है और संप्रभुता है और अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून है उसका पालन करेंगे। नई दिल्ली G20 डिक्लेरेशन में सभी देशों ने किसी भी तरह के आतंकवाद की निंदा की। अगर किसी भी देशों में किसी प्रकार का आतंकवाद होता है तो उसकी हर प्रकार से निंदा की गई। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी ऐलान कर दिया गया था। इसमें भारत, UAE, सऊदी अरब और यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, इटली और जर्मनी, अमेरिका शामिल हुए थे, ताकि एक अलग कॉरिडोर्स बनाया जाए। एक अलग कॉरिडोर्स बनाया जाए कि जो चाइना का जो BRIs है यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके बदले में उसे काउंटर करने के लिए, क्योंकि भारत इसका विरोध करता है चाइना का जो BRI प्रोजेक्ट है वो भारत का जो जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा है जो खासकर पाकिस्तान के कब्जे में है, POK, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, वहां से होकर गुजरता है। तो भारत ने विरोध किया कि भारत की जो संप्रभुता है, अखंडता है, उससे कंप्रोमाइज होती है, इसलिए भारत जो BRI है चाइना का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है उसे ज्वाइन नहीं करेगा। भारत इस चीज का विरोध करता है, इसलिए एक नया रास्ता मिल गया। अमेरिका से तो तनातनी है ही, किसकी, जो चाइना है। दुनिया में तेजी से विकास करने वाले जो शहर है उसको फंड देने पर सहमति भी बनी थी, जो भारत में मीटिंग हुई थी। प्लस ग्लोबल साउथ की जो प्राथमिकताओं है उस पर भी जोर देने की चर्चा हुई थी कि जो ग्लोबल साउथ के देश है वहां पर किस तरीके से विकसित। ग्लोबल साउथ का मतलब होता है कि जो भूमध्य रेखा है उसके नीचे के जो देश हैं उसको ग्लोबल साउथ का दर्जा दिया गया, खासकर जो विकासशील देश हैं उनको इसमें शामिल किया गया है। तो ये था इसके बारे में। अब बात यह आती है कि क्या अमेरिका ये जो डिक्लेरेशन है ये सक्सेसफुल होगा कि नहीं होगा, क्योंकि 2022 में तो सक्सेसफुल नहीं हुआ था। जो गेस्ट थे कुछ नाराज हो गए थे, तनातनी हो गई थी, क्योंकि अभी जो रसिया और यूक्रेन के बीच में जो वार चल रहा है, इस वार में अभी अमेरिका के द्वारा कुछ लॉन्ग रेंज की मिसाइल यूक्रेन को दी गई थी। जब यूक्रेन को दी गई थी तो यूक्रेन को अब अमेरिका के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, उन्होंने आदेश कर दिया, पहले तो रोके थे, अब कह दिए हैं कि आप बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं रसिया ने कहा कि अगर लॉन्ग रेंज की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स है यूक्रेन के द्वारा अगर रसिया पर अटैक किया जाता है तो इसे जो रसिया है ये मानेगा कि जो नाटो के सदस्य देश है ये हमला कर दें रसिया पर, तो अब इसके बदले में रसिया किसी भी हद तक जा सकता है, यानी कि जो परमाणु हथियार है इसका इस्तेमाल कर सकता है। यहीं से कहीं ना कहीं शुरू हो सकता है वर्ल्ड वार 3। तो बहुत तेजी से वर्ल्ड वार 3 शुरू हो सकता है। ये संभावना है कि अभी भी अमेरिका और यानी कि अमेरिका और रसिया के जो गेस्ट हैं, अमेरिका के तो राष्ट्रपति जो बाइडेन पहुंच चुके हैं, रसिया की तरफ से कोई गेस्ट गए ही होंगे, तो दोनों की मुलाकात होती है कि नहीं होती है। अगर साझा घोषणा पत्र पर सहमति बनती है
तो ये सक्सेसफुल माना जाएगा, अन्यथा हो सकता है कुछ देशों के बिना ही इसे संपन्न किया जा सकता है। अब देखने वाली बात है कि ये डिक्लेरेशन कितना सक्सेसफुल होता है। थैंक यू।